नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों का अंसाल्व चल रहा था, अंसाल्व में सेट नंबर 6 2024 का 348 जीएल चल रहा था। जीएल में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए थे। आज आप लोगों को लेकर लाए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का से आज हम सब लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी के हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4 का बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो आइए देखते हैं बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है। तो आप जानते हैं जो बैक क्रॉस होता है उसमें जो प्रभावी लक्षण होता है और अप्रभावी लक्षण से जब संकरण कराया जाता है तो उसमें जो F1 पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी में से यह होता है, चाहे आप प्रभावी लक्षण से चाहे आप प्रभावी लक्षण से क्या कराएं, संकरण कराते हैं। तो आइए बिना देरी के हुए देखते हैं। आप देखते हैं बैक क्रॉस जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे प्रतीप संकरण या पूर्वज संकरण कहते हैं। हाँ, उदाहरण देखिए, जैसे शुद्ध लंबे कैपिटल टी का संकरण शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के साथ कराने पर F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक संकर जनक से कैपिटल टी या स्मॉल टी से कराया जाता है तो इसे प्रतीप संकरण या पूर्वज संकरण कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें सूत्री विभाजन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देखेंगे इसमें जो पौधे होंगे F1 पीढ़ी में संकर पौधे होंगे। क्या होंगे? संकर पौधे होंगे। अब संकर पौधे का जो संकरण होगा आप देखेंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का जब संकरण होगा आप कैपिटल टी या स्मॉल टी से कराएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी कैपिटल से कराएंगे तो इसका संकरण हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अब इसी का संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण आप स्मॉल टी से करा सकते हैं। तो यह आपका क्या है? बैक क्रॉस है। अब इसी में आपका टेस्ट क्रॉस है। जब प्रभावी संकर का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है तब इसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस संकरण द्वारा प्रभावी फेनोटाइप के जीनोटाइप का पता लगाया जाता है कि फेनोटाइप समयुग्मी है या विषमयुग्मी है। उदाहरण के लिए एक संकर संकरण परीक्षण संकरण अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे कैपिटल टी या स्मॉल टी पौधे का संकरण अप्रभावी बौने से कराने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 1 है, यदि अज्ञात जीनोटाइप का पौधा लंबा समयुग्मी है तो सभी संतानें होंगी। आप देख सकते हैं बी है, यदि अज्ञात जीनोटाइप वाला पौधा विषमयुग्मी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो 50% संतानें लंबी तथा 50% संतानें बौनी होंगी। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 4 का शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं शुक्रजनक नलिका। हाँ दोस्तों, तो देखिए शुक्रजनक नलिका विरसण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है। शुक्रजनक नलिका के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान पर अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं। इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। इनसे स्रावित नर हार्मोन्स में आप जानते हैं टेस्टोस्टेरॉन होता है के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षणों विकसित होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन नर लक्षणों एवं नर के लैंगिक लक्षणों का व्यवहार को प्रेरित करते हैं तथा नर के सहायक जननांगों के विकास को परिपक्वता एवं कार्यों को भी नियंत्रित करते हैं। आइए देखते हैं शुक्रजनक नलिका की क्या है संरचना है। इस तरीके से आप संरचना बना लीजिएगा तो आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। यह 2 परतों से घिरी होती है। बाहरी परत के बहिकुंचक तथा भीतरी परत के जनक एपिथेलियम कहते हैं। जनन एपिथेलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं से होता है। इनके मध्य स्थान पर सर्टोली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। जनन कोशिकाओं में शुक्रजनक द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं।
हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 4 का गा, संक्रामक रोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं संक्रामक रोग। तो आप संक्रामक रोग के बारे में जानते हैं कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो सकते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, आसानी से संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग में आप देखते हैं नजला है, जुखाम है, फ्लू है, मलेरिया है, यक्ष्मा है, गोनेरिया है, सिफिलिस है आदि संक्रामक रोग वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोन व कृमियों द्वारा फैलते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव को रोगजनक कहते हैं। कुछ संक्रामक रोग होते हैं विषाणु द्वारा फैलते हैं, जैसे खसरा है, पोलियो है, रेबीज है, चेचक है। कुछ जीवाणु द्वारा फैलते हैं, इसमें हैजा है, पेचिस है, टिटनेस है, मियादी ज्वर है, काली खांसी है। कुछ कवक द्वारा होता है, जिसमें रिंगवर्म है, टीनिया है। कुछ प्रोटोजोवन द्वारा होता है, पेचिस है, मलेरिया है। कुछ क्रीम द्वारा होता है, स्कैरियासिस है, फाइलेरियासिस है, हुकवर्म है। इसमें आप पहला एग्जाम्पल है जुखाम। देखिए, जुखाम जो होता है राइनो वायरस से होता है। यह नाक तथा श्वसन पथ में संक्रमण करता है। इसका फेफड़ों पर कोई प्रभाव नहीं होता। संक्रमण कैसे होता है इसका? जुखाम अति संक्रमण रोग है। यह संक्रमित व्यक्ति के छींकने और नाक से निकलने वाले स्राव से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। जुखाम से संक्रमित व्यक्ति जब गंदे हाथों से बर्तन, पुस्तक, कलम या कंप्यूटर के कीबोर्ड अथवा दरवाजों के हैंडल आदि को छूता है तो इन वस्तुओं को जल प्रदूषित कर देता है और इन प्रदूषित वस्तुओं से भी संक्रमण फैलता है। लक्षण देखेंगे आप लोग। नाक बंद होना, सांस लेने में परेशानी, नाक की म्यूकोसा में सूजन आना, गले में खराश, गले में दर्द, खांसी, सिर दर्द व थकान जुखाम के लक्षण आदि हैं। उपचार क्या है? ट्रीटमेंट। वास्तव में जुखाम एक कोई इलाज नहीं है। यह बिना किसी दवाई के भी 3 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। जुखाम के कारण उत्पन्न सिर दर्द, बदन दर्द और नाक बहने के लिए दवाई ली जा सकती है। एक उदाहरण और देख सकते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है टाइफाइड। यह रोग शलाका के सामने जीवाणु साल्मोनेला टाइफी द्वारा आंत के संक्रमण के कारण होता है। यह जीवाणु आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे लगातार बुखार रहने लगता है, नज्म धीमी हो जाती है, शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते उभर आते हैं तथा रोगी को मूर्छा रहती है। यह 2 से 3 सप्ताह तक रहता है, किंतु अस्त मज्जा, प्लीहा, पित्ताशय आदि के संक्रमण होने पर इसके दोबारा होने की संभावना रहती है। रोग का फैलना कैसे फैलता है देखेंगे। रोग के मल मूत्र के साथ इस रोग के जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं, जो मक्खियों द्वारा पीने के पानी तथा खाने की वस्तुओं में पहुंच जाते हैं। संदूषित पानी व आहार लेने पर अन्य व्यक्तियों में यह रोग फैलता है। उपचार एवं रोकथाम देखेंगे। क्लोरोमाइसिटिन नामक औषध से इस रोग में लाभ पहुंचता है। रोग के फैलने तथा प्रतिरक्षण के लिए वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए। रोग की रोकथाम के लिए नियमित रूप से स्नान की सफाई, आसपास के स्थानों को साफ सुथरा व स्वच्छ रखना आवश्यक होता है। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 4 का घ, बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन। और नीचे करो। बीज एवं फल के निर्माण का महत्व। आवृतबीजी पौधों में बीजों व फलों का निर्माण एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। बीजों में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में रहता है, अर्थात यह जीवित होते हुए भी सक्रिय वृद्धि अवस्था में नहीं होता। बीजों के अंकुरण से नए पौधे बनते हैं। बीजों में अंकुरण के लिए जल, ऑक्सीजन तथा उचित ताप आवश्यक है। कुछ बीजों के अंकुरण के लिए विशेष परिस्थितियां की आवश्यकता होती है। बीजों की ऐसी दशा में प्रसुप्त कहते हैं। यदि वातावरणीय दशाएं अनुकूल न हो तो भ्रूण बीज के अंदर काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं और उचित परिस्थितियां आने पर अंकुरित होते हैं। बीजों के बीजपत्रों अथवा भ्रूणपोष में भोजन संचित रहता है। ये भोजन अंकुरण के समय भ्रूणीय वृद्धि में काम आता है। कुछ बीज किसी विशिष्टता के कारण वायु, जल अथवा अन्य माध्यमों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिकीर्णित होते हैं। आर्किड आदि के बीज इतने छोटे व हल्के होते हैं कि यह वायु द्वारा मीलों दूर तक पहुंच जाते हैं, जिससे विभिन्न वातावरण में पहुंचकर बीज अंकुरित होते हैं, जिससे पौधों में अनुकूलन विभिन्नताएं आती हैं, जो नई जातियां की उत्पत्ति का आधार है। फलों का निर्माण आवृतबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण है, जो पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फलों में बीज बंद रहते हैं।
एक फल के अंदर अनेक बीज बिना किसी हानि के लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। दृढ़ फल भित्ति के कारण वातावरणीय दशाएं अनेक जीव जंतु के बीजों को हानि नहीं पहुंचा पाते। इसके अतिरिक्त फलों में विशेष रचनाएं उत्पन्न होने के लिए उनका जल, वायु, जंतुओं आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णित भी होता है। इस प्रकार आवृत्त बीजी पौधों में बीजों व फलों के निर्माण का विशेष महत्व है। फल देखेंगे, निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार फल वास्तव में एक परिपक्व अंडाशय है जिसे बीज होते हैं। परिपक्व अंडाशय की भित्त फल भित्त का निर्माण करती है। कुछ फलों में निर्माण के लिए पुष्प के अन्य सहायक चक्र होते हैं जिसमें कैलिक्स होता है, कारोला होता है, थैलेमस होता है आदि जैसी संरचना पाई जाती है। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 5 का कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख कीजिए। हाँ दोस्तों, देख रहे हैं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान के उल्लेख में आप देखेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को फुल सोल्यूशन मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, भोजन मनुष्य की सबसे प्रमुख आवश्यकता है, अतः खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हो रही है। इसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। जैसे है पादपों की उच्च प्रतिरोधकता। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा पादपों की ऐसी प्रजातियां विकसित की जाती हैं जिसमें सूक्ष्मजीव जैसे विषाणु, कीटों के संक्रमण तथा मिट्टी की लवणता, सूखा आदि को सहने या इनकी प्रतिरोध क्षमता विकसित करने की क्षमता होती है। अगला है पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन। पुनर्योगज डीएनए को पादप जीन प्रारूप में प्रवेश कराकर अनेक लाभदायक प्रजातियों में वृद्धि, हार्मोन, ऑक्सीन व साइटोकाइनिन के संश्लेषण की दर बढ़ाई जा सकती है। आगे है नॉन लिगुमिनस पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता का विकास। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जीन को कैल्विसेला निमोनियाई से पृथक कर ई कोलाई में स्थापित करके अन्य लिगुमिनस पादपों में संश्लेषण या रूपांतरण का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखेंगे पारजीनी या जीएम फसलें, जिसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई। पारजीनी या जीएम फसलें आनुवांशिक रूप से परिवर्तित ऐसी फसलें होती हैं जिनमें बाहरी जीन की समावेश तथा उनकी अभिव्यक्ति होती है। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाँ देखिए, मेंडलवाद। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में जर्मनी के सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने मटर की कई किस्में उगाई और उन पर संकरण किया। प्रजनन प्रयोग किए सन 1856 से 1863। लगभग 7 वर्षों तक निरंतर प्रयोग करने के बाद निकाले गए निष्कर्षों को उन्होंने सन 1866 में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। सन 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष पश्चात 1900 में हॉलैंड के वैज्ञानिक हुगो डी ब्रीज, ऑस्ट्रिया के हरीशचंद्र शेरमार्क तथा जर्मनी के कार्ल कोरन्स नामक 3 अन्य वैज्ञानिकों में अलग अलग स्वतंत्र प्रयोग द्वारा उस निष्कर्षों पर पहुंच गए जिस पर मेंडल ने 34 वर्षों पूर्व पहुंच चुके थे। मेंडल के प्रयोगों का महत्व समझ में आते ही उनका नाम विश्व प्रसिद्ध हो गया और उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाने लगा। मेंडल द्वारा वंशगत अन्वेषणों के दौरान सर्वप्रथम सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्या का समाधान है हेतु प्रयोग किया गया। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। आप जानते हैं कि मेंडल ने वंशगत के नियम भी दिए थे, जिसमें प्रभाविता का नियम था, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम था और पृथक्करण का भी नियम है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है 5 का निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है दाद, दूसरा है अमीबता। तो आप पहले दाद पे लिखेंगे। तो आप जानते हैं दाद भी छुआछूत की बीमारी है जिसे रिंगवर्म। आइए देखते हैं दाद रिंगवर्म।
वह संक्रामक रोग जो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान व एपिडर्मोफाइटान नामक वंश के कवकों से होता है। इस रोग का संचरण संक्रमित व्यक्ति के कंघी, तौलिए, वस्त्र के प्रयोग व संपर्क द्वारा, मृदा द्वारा होता है। सिम्टम आप देखेंगे। लक्षण, इस रोग में त्वचा, नाखून पर खुरदरे व पपड़ी काले चकत्ते बन जाते हैं व इनसे बहुत खुजली होती है। बचाव व उपचार, रोगों से दूर रहना चाहिए व उसकी वस्तुओं जैसे वस्त्र, कंघी आदि का प्रयोग न करें। इस रोग का उपचार विभिन्न प्रतिजैविक, रिंग कटर, मरहम आदि द्वारा संभव है। आगे इसी में अमीबता का मतलब आप जानते हैं, जिसे पेचिस के नाम से आप जानते हैं। ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये हमारे आंत में क्या कर देता है, घाव कर देता है, जिससे हमें खूनी मल आने लगते हैं। आप देखते हैं यह रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। यह परजीवी मनुष्य की आंत में पाया जाता है। यह परजीवी चतुष्केंद्रीय पट्टिकाओं के रूप में रोगी के मल के साथ बाहर आते हैं। रोकथाम में उपचार, भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए तथा फल आदि ठीक प्रकार से धोने चाहिए। नियमित रूप से नहाना, नाखून काटना, भोजन से पूर्व हाथ धोने चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, सहजीवता की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण सहित कीजिए। चलो सुना आगे देखेंगे। सहजीवता एक धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ होते हैं। इनमें से एक या सहभागी जीवों को लाभ मिलता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, सहोपकारिता, सहभाजिता और आद्य सहयोगिता। सहोपकारिता है नंबर 1, दूसरा है सहभोजिता, तीसरा है आद्य सहकारिता। तो आप सबसे पहले जानेंगे सहोपकारिता। इसमें दोनों सहभागी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ये जीवित रहने, भोजन तथा कॉलोनी बनाने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। उदाहरण में जैसे लाइकेन व साइकस के प्रलाभीय जड़ें। दूसरा है सहभोजिता। इसमें एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है, जबकि दूसरे सहभोजी को इस संबंध में कोई हानि नहीं होती। उदाहरण आर्किड, कंठलताएं। आद्य सहकारिता, इसमें दोनों सहभोजी एक दूसरे की सहायता करते हैं, किंतु इनमें कोई दैहिक संबंध नहीं होता और एक दूसरे के बिना भी जीवित रहने में समर्थ होते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाया जाएगा। धन्यवाद।